आईआईटी जैम एग्जाम अभी 15 फरवरी को होने जा रहा है। एग्जाम आपके बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल दस्तक दिया हुआ है एग्जाम। और अभी हम मान के चले तो एक मोटा मोटा 30 दिन के आसपास का टाइम जो है वो अभी बाकी है। स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि भाई ऐसा करें या वैसा करें, किस चीज को छोड़ दें, किस पार्ट को करें, किसको छोड़ दें, पीवाईक्यू छोड़ दें या करें, या फिर मैथ को छोड़ दें, फिजिक्स को छोड़ दें, केमिस्ट्री को छोड़ दें या बायोटेक करें। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के माइंड में अभी आ रही होंगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं कि चलो यार मैंने अभी 5 दिन पहले प्रिपरेशन शुरू करी है, मजे नहीं आ रहे, एग्जाम तो अभी सर पे आ गया है, तो कैसे करेंगे। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू आईआईटी जैम सीएसआईआर नेट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और हम बात करेंगे कि आप इन 30 दिन में क्या बेटर कर सकते हो, है ना। 30 दिन में आप क्या बेटर कर सकते हो। देखो, आप एक बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहे हो तो चांसेस जो है वो क्या बनते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। या फिर अभी आपके एग्जाम मान के चलो, मैं यहां लिख दे रहा हूं एग्जाम की डेट। तो हमारा जो एग्जाम है वो 15 फरवरी को एग्जाम है ना। एग्जाम जो डेट है दैट इज 15th ऑफ फेब। और हमारे पास कितने दिन है, ये हमें रास्ता कवर करना है। और हमारे पास है 30 डेज। हमारे पास है 30 डेज के आसपास का हमारे पास टाइम है। एक ये 30 दिन में हम क्या करें। तो एक तो वो स्टूडेंट है कि जो पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं, 6 महीना पहले, 8 महीना पहले और 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, वो ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर चुके हैं। एक बार और फिर से सिलेबस को देख लो, देखो कोई पार्ट तो मिस नहीं हुआ है। पीवाईक्यूज को सोल्व करो, देखो कि कौन सा पर्टिकुलर पीवाईक्यू आपसे नहीं बन पा रहा है, उस टॉपिक को आप कवर करो। तो यहां पे दो तरह के स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है। और वो दो तरह के स्टूडेंट कौन से हैं। एक तो जो पहले से ऑलरेडी प्रिपरेशन में आ चुके हैं और दूसरे वो जो प्रिपरेशन में अभी अभी जस्ट आए हैं। ठीक है, दो तरह के स्टूडेंट्स की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि एक तो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, हु स्टार्ट प्रिपरेशन, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी लगभग लगभग 6 मंथ पहले, 6 मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ। और दूसरे जो अभी अभी प्रिपरेशन में आए हैं, लगभग लगभग 1 महीने से स्टार्ट किया है, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है अभी अभी, मैं इसको मान के चल रहा हूं 1 मंथ। और वो स्टूडेंट हु आर गोइंग टू स्टार्ट, और हु आर गोइंग टू जस्ट स्टार्ट, हु आर गोइंग टू स्टार्ट। एक वो स्टूडेंट हो सकते हैं जो अभी अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनका जो माइंड है वो दो धड़ों में बटा हुआ है। इनके माइंड में दो बातें आ रही हैं और दोनों बराबर लेवल पे आ रही हैं कि क्या 30 दिन में हम लोग कर सकते हैं, क्या 30 दिन में हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 30 दिन में कर भी सकते हैं, 30 दिन में नहीं भी कर सकते। कौन कर सकता है, कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसने तैयारी करी है, 11th 12th में पढ़ा है, वो डेफिनेटली आईआईटी जैम बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है अगर वो इन 30 दिन में भी प्रिपरेशन शुरू करे तो। और ये वाले जो ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, वो एडिशनल क्या कर सकते हैं कि अपनी रैंक को अच्छा कर सकते हैं, अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। ऐसा वो क्या कर सकते हैं, चलो उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इनको तो क्या करना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए। ये सिलेबस देख चुके हैं ऑलरेडी, सिलेबस में क्या है ये अपना ये भी देख चुके हैं कि कौन कौन सा पार्ट तैयार कर चुके हैं, कौन कौन सा पार्ट बचा हुआ है। तो जो बचा हुआ उसका बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उसको खत्म कर ले और पीवाईक्यू पे फोकस करें। और ये वाले स्टूडेंट्स क्या करें, सबसे पहले सिलेबस जो है उसको चेक करें कि कौन सिलेबस में है क्या क्या, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। दो चीजें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेबस चेक करो और सिलेबस में देखो कि आपका वीक पार्ट कौन सा है और आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा। वीक पार्ट कौन सा है, आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है। हो सकता है ग्रेजुएशन में आपने कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़े हो तो वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है कोई पार्ट आपने मिस कर दिया हो और वो पार्ट आपका वीक है। तो आप क्या करो, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके कुछ कुछ वीक पार्ट्स पे काम कर लो, स्ट्रॉन्ग पार्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो, मोर स्ट्रॉन्ग बनाओ। इस स्ट्रॉन्ग पार्ट को कैसे बनाओगे, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप इसके पीवाईक्यू लगा के देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा।
कि हाँ ये सच में स्ट्रांग है आईआईटी जैम लेवल के हिसाब से, या फिर थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। वीक पार्ट पे आप वीक पार्ट में भी देखो कि कौन सा पार्ट आप अच्छे से कर सकते हो, उस पार्ट के ऊपर काम करो। और वो स्टूडेंट जो अभी 5-6 महीने से प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी, और ये भी स्टूडेंट्स, आप अपना 30 दिन का एक प्लान बनाओ। 30 डेज का आप एक प्लान बनाओ और इस प्लान पे बिल्कुल बारीकी से काम करो। इनको भी प्लान बनाना है और इनको भी 30 दिन का प्लान बनाना है। 13 डेज का प्लान दोनों को ही बनाना है, क्योंकि हमारे पास ये केवल 30 दिन है। इन 30 दिन में हमें बहुत कुछ तूफानी करना है, कुछ बड़ा करना है, और उसके लिए डेडिकेटेड हमें होना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा कि हाँ इन 30 दिन का प्लान है, 30 दिन का टाइम टेबल बनाया हमने, और इस 30 दिन के टाइम टेबल को जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे हम फॉलो अप करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग फॉलो अप करते चले जाएंगे। ये वाले स्टूडेंट इस 30 दिन में क्या करेंगे, ये अपनी रिवीजन की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगर कोई पार्ट आपको लगता है कि हाँ ये कोई छोटा सा पार्ट हमारा बचा हुआ है, तो उस पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, साथ में रिवीजन करेंगे, साथ में और क्या करेंगे, पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे। पीवाईक्यूज सोल्व करेंगे 2012 से लेकर के 2025 तक के पीवाईक्यू हम लोगों को क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। ठीक है, 2012 से 2025 तक के पीवाईक्यू हम लोगों को सोल्व करने हैं। हमें पीवाईक्यू पे फोकस करना है, हमें रिवीजन मैक्सिमम करने हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं या बिल्कुल एंड फेज में है, वो अपनी प्रिपरेशन के जो एंड फेज में है, जो स्टूडेंट, उन स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों पे फोकस करना है। रिवीजन मैक्सिमम। आप 30 दिन में अपने टॉपिक्स को कितनी बार रिवाइज कर सकते हो, मेरा मानना है कि एटलीस्ट 2 टाइम्स तो आपको रिवीजन देने हैं, चाहे आप कितनी भी बार रिवाइज कर चुके हो। और ये पीवाईक्यू बहुत बेहतरीन तरीके से करने हैं। ठीक है, ये पीवाईक्यू आपके बहुत बेहतरीन तरीके से करने हैं। अब आप मेरे से पूछोगे सर कितना घंटा हम लोग पढ़े, एक सवाल आता है स्टूडेंट्स के माइंड में, और बहुत बार पूछते हैं कि सर कितना घंटा हम लोग अपनी स्टडी को दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपनी स्टडी को दे सकते हो, कितना टाइम अपनी पढ़ाई को दे सकते हो। अगर आप जितना अच्छा सा टाइम दोगे, उतना ही आपके नंबर इंप्रूव होंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी बहुत अच्छे से। ये एग्जाम केवल और केवल आईआईटी को फोकस नहीं करेगा, जैसा मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। ये सीयूईटी पीजी को भी फोकस करेगा, ये गेट बी को भी फोकस करेगा ये वाला एग्जाम। और अगर किसी ने गेट एक्सेल का फॉर्म फिल किया है तो ये वहां तक भी आपकी हेल्प करेगा ये वाला एग्जाम। तो आपको मैक्सिमम रिवीजन करने, और अगर आप पीवाईक्यू एड ऑन करना चाहो तो आप यहां पे पीवाईक्यू जो है वो एड ऑन कर सकते हो। पीवाईक्यू भी आप एड ऑन कर सकते हो, आप गेट बी के पीवाईक्यू एड ऑन कर सकते हो, आप सीयूईटी पीजी के भी पीवाईक्यू आप एड ऑन कर सकते हो। आप गेट बी के, सीयूईटी पीजी के, आप गेट एक्सेल के पीवाईक्यू ऐड कर सकते हो, अगर आपको एडिशनल पीवाईक्यू चाहिए तो। नहीं तो आप इन्हीं पे ही फोकस करो। अगर आपको अभी के लिए फिलहाल 30 दिन के लिए टारगेट करना है आईआईटी जैम, तो मेरा मानना है कि आप इन ही पीवाईक्यू पे फोकस करो, इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स पे फोकस करो, इनके टॉपिक्स पे फोकस करो और इन्हीं पीवाईक्यू पे फोकस करो। आप देखो देखो कि कोई ऐसा पीवाईक्यू है जो आपसे नहीं बन पा रहा है, उसके ऊपर काम करो। इनको तो क्या करना है, जो स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि तैयारी करें, तो पहली बात तो ये, अगर आपने ग्रेजुएशन में कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, आपने 11th 12th में पढ़ा है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, तो ये 30 दिन का टाइम आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, आप आईआईटी जैम निकाल सकते हो। और अगर आप सोचो कि आप 5% लेवल से शुरू करो, 10% लेवल से शुरू करो, उसके लिए भी मैं बताऊंगा। वो स्टूडेंट जो लगता है कि अभी जीरो से शुरुआत करेंगे, उनके लिए भी मैं एक बात अभी बोलूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो जीरो से शुरुआत करेंगे, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट अभी मास्टर्स फाइनल ईयर में हो और वो सोचे कि मुझे अभी जीरो से शुरुआत करनी है, ये भी हो सकता है। उसको भी मैं बताऊंगा कि क्या करना है उन स्टूडेंट्स को। तो जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन करना जस्ट 15 दिन पहले, 10 दिन पहले शुरू किए हैं, 5 दिन पहले शुरू किए हैं,
या फिर अभी करने जा रहे हैं, तो जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन अच्छे से किया है, आप सिलेबस निकालो, वीक पार्ट देखो, स्ट्रॉन्ग पार्ट देखो, उसके ऊपर काम करो, पीवाईक्यू लगाओ। और एक बात रही ये, अगर आप टॉपिक्स को देखो, तो वो टॉपिक्स, ठीक है, आप अपने एग्जाम में उन टॉपिक्स पे फोकस करो जो कि फ्रीक्वेंट है, जो कि कैसे हैं, जो कि ज्यादा फ्रीक्वेंट है, जो बहुत फ्रीक्वेंटली टॉपिक आपसे पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स पे फोकस करो। ये टॉपिक आपको कहां से पता चलेंगे, आपको ये टॉपिक्स कहां से पता चलेंगे, जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट है। आपको पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा, पीवाईक्यूज को, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको पता चलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इवोल्यूशन से कहां से क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जैम में, तो आप बोलोगे कि भाई इवोल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है सभी आईआईटी जैम एस्पायरेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। होमोलोगस एनालोगस स्ट्रक्चर, ठीक है, होमोलोगस हो गए हमारे पास, एनालोगस स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है। यहां से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, आपके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से, मैं यहां पे टॉपिक्स को लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आपके क्वेश्चंस आते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट से, जेनेटिक ड्रिफ्ट के क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास एलील फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एलील फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके पास हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, ये क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, इन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोगों को फिर यही टॉपिक्स पढ़ने हैं ना। अगर हमारे पास 30 दिन का टाइम है, तो हमें जो है वो करना पड़ेगा कि इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो टॉपिक जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं उन पे फोकस करना पड़ेगा, और उन टॉपिक्स को छोड़ना पड़ेगा जो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। अभी हमें पूरे का पूरा जो है वो पूरे का पूरा ज्ञान नहीं बटोरना है, क्योंकि अभी हमें सिलेक्शन लेना है, इसलिए हम लोगों को सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलूंगा जेनेटिक्स में आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पढ़ना चाहिए, या मेंडेलियन जेनेटिक्स, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस आपको पढ़ना चाहिए जेनेटिक्स में, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके अलावा आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको बार बार एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है, ये आपको आने चाहिए। आपके पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप, यहां से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, ये वाला, यहां से एलील फ्रीक्वेंसी से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आता है आपके पास नंबर ऑफ गैमेट्स से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, आपके पास जीन मैपिंग से क्वेश्चन आता है, जीन मैप से क्वेश्चन आता है, या तो बोलो लिंकेज मैप या जीन मैप, या फिर इसको आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आपके पास आता है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से। तो आपको ये क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा, यहां से न्यूमेरिकल आंसर टाइप बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, यहां से भी आसान क्वेश्चन आता है, ये भी आसान क्वेश्चन है। जब आपके पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वहां से जब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। ये जेनेटिक डिसऑर्डर सीयूईटी पीजी में भी काम की चीज है आपके लिए, और यहां पर भी काम की चीज है आपके लिए। जब आपके पास फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ना आपको। या फिर सेक्स डिटर्मिनेशन या जेनिक बैलेंस थ्योरी, या ये एक और टॉपिक मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, बार बॉडी से आपके पास क्वेश्चन आता है, या हम बोले इसको हम लोग ब्रॉड सेंस में लेकर के जाएं तो डोसेज कंपनसेशन से क्वेश्चन आते हैं, लायो डोसेज कंपनसेशन से, बार बॉडी से क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, बार बॉडी डोसेज कंपनसेशन का ही पार्ट है बार बॉडी। हिट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है,
हेट्रो एंड यू क्रोमेटिन, यहां से आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। तो ये टॉपिक्स आप क्यों नहीं पढ़ोगे? अगर आप इसको सीयूटी पीजी की तरफ लेके जाओ, चलो उसकी भी तैयारी करोगे, तो ह्यूमन क्रोमोसोम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ये सब चीजें हैं। अगर आप एनिमल फिजियो की तरफ जाओ तो आपको पता चलेगा कि विटामिन से हर बार क्वेश्चन आया है। आप एनिमल फिजियो की तरफ जाओगे, एनिमल फिजियो की तरफ जाओगे तो आपको पता चलेगा विटामिन से हर बार क्वेश्चन आया है। तो विटामिन से क्वेश्चन जब हर बार आया है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे विटामिन से क्वेश्चन हम लोग? विटामिन आया है आपके पास, ठीक है। बाकी अगर मान के चलो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपके पास हॉर्मोन्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके पास हॉर्मोन्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट भी जो है उसको भी पढ़ना पड़ेगा। हार्मोन के क्वेश्चन आ गए, या बाकी आपके पास बाकी और भी जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है जो बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, आपके पास जो है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आया है। आपके पास जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम में रीएब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं, जिस पार्ट से क्वेश्चन। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से क्वेश्चन, अब आप इसको चाहे आप जेनेटिक्स की तरफ लेकर के जाओ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को, चाहे आप इसको एनिमल फिजियो की तरफ लेकर के जाओ, तो मैं ये भी बता दे रहा हूं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग यहां से क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। आपको पता है सेल साइकिल से क्वेश्चन आते हैं, तो आप सेल साइकिल आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको सेल बायोलॉजी का पार्ट, देखो ये जो पार्ट है सेल बायोलॉजी हो गया, ये आपका बेसिस तैयार करता है बायोलॉजी का। साथ में सेल साइकिल हो गया हमारे पास, सेल साइकिल यहां से क्वेश्चन आता है आपके पास। आपको एपोप्टोसिस से क्वेश्चन आता है, आपको एपोप्टोसिस से क्वेश्चन आता है, सेल साइकिल से क्वेश्चन आता है, ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आता है। यहां पे हम लोग बात करें तो ट्रांसपोर्ट से क्वेश्चन आता है। बाकी आप मोलिकुलर बायो में डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बायोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, वहां से आपको जो है वहां से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो वहां के भी आपको पीवाईक्यूज देखने पड़ेंगे। ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी कि भाई अगर यहां से क्वेश्चंस आते हैं तो इन पार्ट्स को हम लोग क्यों ना पढ़े। सबसे जरूरी चीज हमारे पास ये बनती है, ठीक है। अभी अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को सिर्फ ये करना है कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। सबसे जरूरी जो चीजें हैं वो जो सबके लिए लागू होती हैं, अप्लीकेबल टू ऑल, उन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। द थिंग्स विच आर अप्लीकेबल टू ऑल, थिंग्स विच आर अप्लीकेबल टू ऑल। आपको 30 दिन का टाइम टेबल बनाना है, 30 दिन का आपको टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल किस हिसाब से बनाओगे? टाइम टेबल इस हिसाब से बनाओगे कि हमने तो सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो हम तो अब केवल रिवीजन का टाइम टेबल बनाएंगे। और दूसरा, हमारा तो ये पर्टिकुलर पार्ट बच गया है, तो हम इस 30 दिन में से 10 दिन उस पार्ट को देंगे और 20 दिन हम रिवीजन प्लस पीवाईक्यू को देंगे। और वो स्टूडेंट जो अभी तैयारी करने बैठेंगे वो कंप्लीट सिलेबस को या जो जो पार्ट उसको पढ़ना है उस पार्ट को 30 दिन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे, उसी में आपको पीवाईक्यू करने हैं, उसी में आपको रिवीजन करने हैं। तो आप 20 दिन के हिसाब से डिवाइड कर दो कि 20 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, जिसमें आपको सीटिंग जो है वो ज्यादा लगेगी, है ना, जिसमें आपको सीटिंग जो है वो ज्यादा लगेगी। 30 दिन का ये टाइम टेबल आपका बनेगा, आपको इसको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब है कि कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली। हो सकता है काफी बार आपके माइंड में ये बातें आए कि भाई क्या पता जो है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या काफी बार आपके माइंड में ये बातें आएंगी कि भाई क्या तैयारी को हम लोग छोड़ दें, क्या इस प्रिपरेशन को हम लोग छोड़ दें, माइंड में आपके ये भी आएगा। तो मैंने उस स्टूडेंट के बारे में जो बात की थी ना, कि एक स्टूडेंट तुम में से ऐसा होगा जो जीरो से तैयारी करना चाह रहा होगा, जो बिल्कुल जीरो से तैयारी करेगा। तो आपके पास आईआईटी जैम को अगर मैं साइड में कर दूं, वो स्टूडेंट जो जीरो से स्टार्ट करेगा, आपके लिए क्या है, आपके लिए है सीयूईटी पीजी, आपके लिए है सीयूईटी पीजी।
आपके लिए है गेट बी, आपके लिए है गेट बी। तो अब मैं उन स्टूडेंट्स को बोलूं कि भाई जो अभी जीरो से शुरू करेगा, आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। जब तक गेट बी का एग्जाम नहीं होता आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और गेट बी के थ्रू आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, गुड इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको मिल सकता है। तो आप जीरो से शुरुआत करो, और ये आदत, ये इन 30 दिन में आप पढ़ने की आदत डालो। बाकी के टाइम जो है आप अपनी चीजों को अपने प्लान के अकॉर्डिंग फॉलो अप करना। सीयूईटी पीजी आपके पास बचता है, गेट भी आपके पास बचता है, बस शुरुआत करने की देरी है। आपको एक शुरुआत करने की देरी है, और आप ये शुरुआत मान के चलो कि आप इसको मान के कर सकते हो कि आपका आईआईटी जैम का एग्जाम अभी आपसे 30 दिन दूर है। तो इस 30 दिन को बहुत प्रोडक्टिव बनाओ, और उस एग्जाम के बाद जो दिन बचते हैं उसमें सीयूईटी और गेट बी के लिए उसको प्रोडक्टिव बनाओ। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, माइंड में बातें आएंगी कि चलो यार छोड़ देते, छोड़ना क्यों है, छोड़ना क्यों है? हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए रेस्ट करो, अपने आप को समझाओ। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं, या काफी बार ये होता है कि हम लोग पढ़ने बैठते हैं और हम आधे घंटे में उठ जाते हैं, या 30-40 मिनट 50 मिनट में हम लोग उठ जाते हैं, मन नहीं कर रहा है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको पहले ही अपने मन को एक टाइम देना है, 15 मिनट। उसको बिठा के समझाना है कि भाई अब हमें 2 घंटे बैठना है। तो एक मंथन करना पड़ेगा अपने मन के साथ, एक शांत जगह पे, अकेले जगह पे बैठ के आपको एक मंथन करना पड़ेगा। अपने मन को समझाना पड़ेगा कि 2 घंटे या 3 घंटे हमें बैठना है, ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म करके ही उठेंगे। बीच में 5 मिनट का या 2 मिनट का, 10 मिनट का एक ब्रेक ले लेंगे, 2 ब्रेक ले लेंगे, लेकिन ये टॉपिक आज कंप्लीट करके ही उठना है। तो कंप्लीट करके ही उठना है। उसके बाद आधे घंटे के गैप के बाद हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तुम भी करना, तुम शांति से बैठे रहना, पीवाईक्यू मैं कर लूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना, है ना। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ इन चीजों को फॉलो अप करना है। आपको आइडिया लग गया होगा कि किस पार्ट से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। जहां से न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उनको क्या करो, उनको स्ट्रॉन्ग करो, उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। आप सीधा फॉर्मूला पुट करोगे, अगर ये सही है तो फिर डेफिनेटली सही है। आप प्रैक्टिस करो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एमएसक्यू की प्रैक्टिस करो, आप एमएसक्यू की प्रैक्टिस करो। आपके पास पीवाईक्यू होने चाहिए। सिलेबस तो आप देख चुके हो कि ये सिलेबस है, तो उसी के अकॉर्डिंग 30 दिन का टाइम टेबल होना चाहिए, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी। बीच बीच में चीजें आएंगी कि हाँ टाइम, चलो आओ टाइम वेस्ट कर लेते हैं, आओ रील देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके माइंड में बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन आपको एक अभी जो आपने एक ड्रीम तैयार किया था कि हाँ आईआईटी जैम आपको क्वालिफाई करना है, आप आईआईटी जैम क्वालिफाई करना चाहते हो, इस पर्टिकुलर आईआईटी में जाना चाहते हो, तो आपकी एक गलत चीज जो है वो क्या कर सकती है, आपके सपने को जो है वो एक साइड में मोड़ सकती है। इसलिए उन सब चीजों से बचना और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। हो सकता है कि एक वो स्टूडेंट जिसका आईआईटी जैम में बहुत अच्छा रैंक ना आया हो, वो गेट बी में बहुत जबरदस्त रैंक लेकर के आए, ये भी हो सकता है। तो ये आपके डेडिकेशन, आपके डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से लेकर चीजों को चल रहे हो। 30 दिन में वही स्टूडेंट तैयारी कर सकता है जो स्टूडेंट पहले ग्रेजुएशन में या 11th 12th में या नीट की तैयारी उसने करी है। तो जिसको 30 दिन का प्लान बनाना है उसको फालतू चीजें छोड़ देनी पड़ेंगी, उसको सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से जो जीरो से स्टार्ट करेगा, ही शुड बी सेलेक्टिव, ही और शी शुड बी सेलेक्टिव चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने ये 30 दिन बहुत अच्छे से अपने निकाल दिए, तो आप ये मान के चलो कि आपका बहुत बेहतरीन रैंक आ सकता है, आपकी रैंक में सुधार हो सकता है, और आपका जो जिस लेवल पे अभी आप स्टैंड कर रहे हो, आप और मल्टीपल लेवल जो है वहां पे क्लाइंब हो सकते हो, वहां पे आप जा सकते हो अच्छे लेवल पे। तो तैयारी बिल्कुल जारी रखो, क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। सबसे बड़ी बात है आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपके
कौन से स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन से वीक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए। वर्क ऑन योर वीक पार्ट्स, प्रैक्टिस योर स्ट्रॉन्ग पार्ट्स। स्ट्रॉन्ग पार्ट्स की प्रैक्टिस करो, वीक पार्ट्स पे वर्क करो। एक का स्टडी का शेड्यूल आपके पास होना चाहिए कि हां मुझे इतना पार्ट कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। अब बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर कितने, 2 घंटे पढ़ ले, 3 घंटे पढ़ ले, 5 घंटे पढ़ ले, 8 घंटे पढ़ ले। भैया जब तक आपका एक दिन का जो टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। चाहे आप वो टारगेट 3 घंटे में कंप्लीट करो, चाहे वो 5 घंटे में कंप्लीट करो, चाहे 8 घंटे में कंप्लीट करो। लेकिन अगर आप सच में पढ़ने के लिए बैठे हो और 3 घंटे पढ़ रहे हो तो 3 घंटे मन के साथ पढ़ना है। यह नहीं कि 8 घंटे बैठे हैं, मन कहीं और भटक रहा है और हम यहां बैठे हैं, शरीर यहां है, आत्मा कहीं कैफे में घूम रही है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका शरीर, आपका आत्मा, आपका दिमाग, आपका माइंड और आप खुद एक ही जगह पे एक साथ होने चाहिए, तब जाके चीजें होंगी। ठीक है। कीप ए रूटीन एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स। रेगुलर ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि चलो आओ 30 दिन का टाइम है, 10 दिन की छुट्टियां मनाने चलते हैं, बर्फ पड़ी है मनाली में, नहीं नहीं आओ चलते हैं। 2 मिनट के ब्रेक की बात कर रहा है यहां, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, 10-10 मिनट का ब्रेक लेना है। नई लर्निंग टेक्निक्स सीखो। लर्निंग टेक्निक्स का मतलब क्या है, आप एक टारगेट बनाओ, ये टॉपिक आपको पढ़ना है 1 घंटे में। वो पढ़ने के बाद आपको मन मन में सोचना है कि वो टॉपिक में ये इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन थी, ये इंफॉर्मेशन थी। हो सकता है कि एक टाइम पे आपको वो टाइम आए जब आपको पता चले कि एक इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग से स्किप हो गई है, निकल गई है। वो इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो तुरंत नोट्स खोल के देखोगे तो वो इंफॉर्मेशन झट से याद हो जाएगी, दोबारा जो है वो निकलेगी नहीं। सोशल मीडिया, ये तो भाई किलर है, ये अपना भाई किलर है सोशल मीडिया। डिस्ट्रैक्ट स्ट्रेटजीज, मेडिटेशन, देखो ये सारी बातें सब करते हैं, मेडिटेशन वगैरह ये सब करते हैं, हो नहीं पाता है, वो बात अलग है। देखो कंसिस्टेंसी जो है वो एक बड़ी चीज है, कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे बड़ी चीज है। मैं काफी बार बोल चुका हूं, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि भाई मैंने भी कहीं एक वीडियो में देखा था कि एक चीज होती है मोटिवेशन और दूसरी चीज होती है कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट्स जो है आजकल के स्टूडेंट वो कंसिस्टेंसी, वो मोटिवेशन पे काम करते हैं। आजकल के स्टूडेंट मोटिवेशन पे काम करते हैं। और मैंने भी वीडियो से ही देखा था कहीं से कि इंडियन आर्मी जो है वो काम करती है किस पे, कंसिस्टेंसी पे काम करती है। ये बहुत बड़ी बात है। दैट मींस उनको हर दिन 20 किलोमीटर की दौड़ करनी है, सुबह करनी है, शाम को करनी है, दोपहर में कुछ और फिजिकल वर्क करना है, 40 किलो का पिट्ठू लादकर उनको लेकर के जाना है, वापस लेकर के आना है, उनको हर दिन करना है। उसके पीछे क्या मोटिवेशन है कि भाई 40 किलो पिट्ठू लाद के लेके जाना है, क्या मोटिवेशन है? कुछ नहीं। उनको यह पता है सुबह उठना है, हमें इतनी दौड़ करनी है, इतना सामान लेकर के जाना है, पिट्ठू लाद कर लेकर के जाना है, दोपहर में कोई और फिजिकल एक्टिविटी करनी है, शाम को फिर से वही शेड्यूल करना है। ये कंसिस्टेंसी है। और वो लाइफ टाइम तक कंसिस्टेंसी उनकी मेंटेन रहती है, जब तक जरूरत ना पड़े, जब तक कोई वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, वो उस चीज पे काम करते हैं। जैसे ही कोई वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई, वही कंसिस्टेंसी उनको काम आती है कि वो दौड़ते थे, सामान लेकर के जाते थे, वही चीजें काम आती है। तो कंसिस्टेंसी बड़ी चीज है। और आपके लिए भी कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप 4-5-6 महीने कंसिस्टेंटली पढ़ो। क्या पता बीच में कोई सीयूईटी का एग्जाम आ जाए, बीच में कोई गेट एक्सेल का एग्जाम आ जाए, बीच में कोई गेट बी का एग्जाम आए, ठीक है, बीईटी का एग्जाम आए, बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट आ जाए। तो कंसिस्टेंसी बड़ी चीज है एज कंपेयर टू मोटिवेशन। तो वर्क ऑन कंसिस्टेंसी। डिस्ट्रैक्ट स्ट्रेटेजी, जो चीजें आपका टाइम वेस्ट कर रही है आप उनसे बच के निकल जाओ। स्टे पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात है स्टे पॉजिटिव। नेगेटिव ख्याल आए 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, 10 मिनट रुको, कुछ अलग चीज करो 10 मिनट के लिए। एक ऐसी अलग चीज, कोई एक्सरसाइज कर लो, कोई मेडिटेशन कर लो, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज कर लो, कोई मेडिटेशन कर लो। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, देखो कि आप चीजें कहां पे गलत कर रहे हो सकता है कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन आप बार बार 2-3 बार गलत कर दे रहे हो, तो आप देखो कि आप कहां पर मिस्टेक कर रहे हो। और ये तो बाकी चीजें सब बताते हैं कि अच्छे से सो, अच्छी नींद लो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स का यूज करो। फिजिकल एक्सरसाइज हो नहीं पाती है तो आप इसको अवॉइड कर दो। सबसे मेन बात है आप अपना टारगेट सेट करो,
ठीक है, ये कोई वॉर नहीं छिड़ी है, बहुत बड़ी वॉर जंग नहीं छिड़ी है। कामनेस के साथ, शांति के साथ, बहुत बेहतरीन तरीके के साथ टारगेट सेट करने हैं दिन के, कि हां आज इस दिन ये करना है या इस वीक में ये करना है। तो इस वीक का प्लान बनाया, सबसे पहले मंथ का प्लान बनाया, मंथ में भी वीक्स में डिवाइड किया, वीक्स में भी दिन में डिवाइड किया, इस दिन ये करना है और वो होना चाहिए, वो ही चीजें जो है वो होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी पे वर्क करो, स्ट्रेटजीज पे वर्क करो, अपना टाइम पीरियड सेट करो कि हो सकता है कि किसी दिन मुझे ज्यादा पढ़ना पड़ जाए, किसी दिन कम पढ़ना पड़ जाए, कम नहीं लेकिन ज्यादा हो सकता है, चीजों को कम मत करना, वही कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। और बाकी जो भी चीजें आपका टाइम वेस्ट कर रही है, क्योंकि आपका जो टाइम है अभी, जो आपका टाइम है दैट इज इक्वल टू योर फ्यूचर। क्योंकि अगर बाई चांस कहीं कम ज्यादा रह जाता है तो आपका हो सकता है कि आपका ड्रीम अगर आईआईटी हो तो आपको 1 साल का और इंतजार करना पड़े। इंतजार नहीं करना है। बाकी गेट भी रास्ते में आएगा, जैसे मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी पे काम करो, रास्ते में आपका सीयूईटी पीजी आ जाएगा, रास्ते में ही आपका गेट बी का एग्जाम आ जाएगा। तो गेट बी के थ्रू भी आप अच्छे अच्छे बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले सकते हो। तो स्टे पॉजिटिव, अपने आप को समझा के बिठाओ पढ़ाने के लिए कि हां भाई चलो 15 मिनट अपने दिमाग को देते हैं, खुद से बातें करते हैं कि आज हमें दोनों को मिलकर के ये करना है, आज इस पार्ट को खत्म करना है, आज इस पार्ट पे काम करना है, आज पीवाईक्यू लगाने हैं, इस पार्ट के पीवाईक्यू लगाने, आज इस न्यूमेरिकल आंसर टाइप पे काम करना है। तो काम करो, सिलेक्टेड चीजों पे काम करो, फोकस करो और बस बैठ जाओ। ये एग्जाम जो है बीच बीच में कई सारे आते रहेंगे, कंसिस्टेंसी पे काम करो। ये सारी चीजें थी, होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट्स को चीजें क्लियर हुई होंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप 40 दिन 30 दिन में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपको आईआईटी मिल जाए, लेकिन अगर आप ये सोचो कि 30 दिन में आप टॉप रैंकर बन जाओगे, वो केवल तभी पॉसिबल है जब आप ग्रेजुएशन में उस लेवल का पढ़ रहे हो जिस लेवल का बच्चे नीट के टाइम पे पढ़ते हैं। उस टाइम पे आप टॉप रैंकर्स हो सकते हो। इन 30-40 दिन में आप केवल अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई आईआईटी या कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल सकता है, बस इतना। टॉप रैंक के साथ आना, या फिर जीरो से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हो सकता है आप सीयूईटी पीजी अच्छा निकाल लो, आप गेट भी अच्छा एग्जाम निकाल लो, ये सारी चीजें हो सकती है। तो गेट बी पे भी फोकस करना, आईआईटी जेम की तैयारी आप कर रहे हो, आप गेट बी पे भी फोकस करना, और गेट बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इंफॉर्मेशन जल्दी से निकालो, और फिर आप आगे फ्यूचर में तैयारी करोगे, या तो गेट के लिए तैयारी करोगे, सीएसआईआर के लिए तैयारी करोगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको अपने 1 महीने का जो ये बचा हुआ त्योहार है, ये आप सभी को मुबारक, आपकी मेहनत आपको मुबारक, आपकी कंसिस्टेंसी आपको मुबारक, और आप बहुत बेहतरीन से तैयारी करें। अपने दिमाग को जो समझाओगे उसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच, होप फॉर द बेस्ट कि आप बढ़िया से तैयारी करोगे। कई सारी चीजें आपके माइंड से क्लियर भी हो गई होंगी, कई सारी चीजें माइंड में अभी नई एंटर भी करी होंगी, तो आप उसी अकॉर्डिंग चीजों के लिए तैयारी करो। सबसे बड़ी बात है टाइम टेबल बनाओ, अपना 30 दिन का एक शेड्यूल बनाओ, पीवाईक्यू बिल्कुल भी मिस मत करना, शेड्यूल बनाओ, कंसिस्टेंसी के साथ चलो, पीवाईक्यू मिस मत करना, सेलेक्टिव पढ़ो जहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।